नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद और वैसे भी जो पहले भी इसकी शुरुआत हुई थी तब भी इस बात की बड़ी चर्चा थी कि हमारे आसपास के इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। खासकर छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ के साथ ही बिलासपुर इलाके में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं हमारे पास, इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक सोशल एक्टिविस्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सुदीप श्रीवास्तव। सुदीप जी, आपका बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है। अ, नमस्कार सर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको किस स्तर पर हैं, कैसा देखते हैं आप उसको? देखिए, जब कोरोना जैसी बीमारी नहीं आई थी उस वक्त तो छत्तीसगढ़ में 100 वेंटिलेटर बेड भी नहीं थे। और अभी लगभग 1000 के लगभग वेंटिलेटर बेड हैं छत्तीसगढ़ में, जो पिछले एक साल में प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बड़े स्तर पर जोड़े गए हैं। जितनी क्षमता राज्य सरकार की है, मैं मानता हूं कि राज्य सरकार ने लगभग अपनी क्षमता के अनुरूप इसमें जो जो जोड़ सकते थे वो जोड़ने का काम किया है। और ये अभी भी महत्वपूर्ण है कि 3 करोड़ की अगर जनसंख्या हम आज माने छत्तीसगढ़ की लगभग, तो 3 करोड़ की जनसंख्या में 1% 3 लाख लोग होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हेल्थ में चाहे कितना भी खराब व्यवस्था हम बनाएं, 1% लोग बीमार होंगे और उनको हम सुविधा दे सके, इतनी क्षमता हमारी होनी चाहिए। तो 3 लाख लोग अगर एक्टिव पेशेंट आज हो, तो जबकि एक्टिव पेशेंट अभी 1,20,000 ही है, तब भी हेल्थ व्यवस्था चरमराई दिखती है। दूसरी बात यह है कि 3 लाख में अगर 50,000 लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, तो आज की डेट में हम 50,000 लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे सकते। तो एक आदर्श जो हेल्थ व्यवस्था होती है, उतनी व्यवस्था तो अभी भी छत्तीसगढ़ में नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार जिसके बजट की अपनी सीमाएं हैं, और जीएसटी आने के बाद से खासकर राज्य सरकार अपने स्तर पर कोई नया कर पिछले 4 साल से नहीं लगा सकती। कोई भी कर लगाना होगा तो जीएसटी काउंसिल की अनुमति चाहिए, जो आसानी से नहीं मिलती। जीएसटी में कलेक्ट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका शेयर देना है, वो शेयर भी पूरा लगातार नहीं मिल रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो राज्य सरकारें अब की स्थिति में मैं मानता हूं कि अगर कोरोना जैसी महामारी से निपटना है, तो राज्य सरकारों की भूमिका 25% ही है, 75% भूमिका सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये बड़ी भूमिका में सेंट्रल गवर्नमेंट है। ऑक्सीजन की सप्लाई को कंट्रोल करना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे का इन्वेस्टमेंट करना, और दवाइयों की प्राइसिंग को तय करना। अभी हम देख रहे हैं कि 150 रुपए में सेंट्रल गवर्नमेंट को वैक्सीन मिलने वाली है और राज्य सरकार को वही वैक्सीन 400 और 600 रुपए में मिलेगी। मैं नहीं समझ पाता हूं कि आखिर किस आधार पर दो सरकारों में अंतर किया जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर किसी नगर निगम की अच्छी हैसियत होगी तो उसको भी 150 रुपए में मिलना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि सरकार सभी सरकारी उसको एक रेट पे मिलना चाहिए। तो जब मैं ये कहता हूं कि प्राथमिक रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत से बड़े संस्थान छत्तीसगढ़ में हैं, तब तब हमको ये देखना चाहिए कि क्या उनकी भूमिका कैसी है। हाँ, मैं इसी बिंदु पर आ रहा था। अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि हम हेल्थ के जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उस संबंध में जो बातचीत करने के लिए सुदीप जी के को अपने साथ जोड़े हैं या उनके साथ पहुंचे हैं, इसके पीछे वजह यही है कि हम तथ्यों और तर्कों और जो हमारे सामने जमीनी स्तर पर जो चीजें हैं उनको सामने रख के हम बात करना चाहते हैं कि ये बात विस्तार से आनी चाहिए। क्योंकि होता यह है कि यह बात राष्ट्रीय स्तर पर भी अब कही जा रही है कि हेल्थ का इशू जो है वो कभी चुनाव के भी मुद्दे नहीं बनते, ना लोग इस सिलसिले में कोई मांग उठाते हैं। और लोगों की जरूरतें, जबकि सबसे पहली जरूरत है वो हेल्थ और स्वास्थ्य को लेकर है। और खासकर जब से कोरोना ने पिछले एक साल पहले दस्तक दी है उसके बाद ये ज्यादा जरूरी हो गया है। इसलिए हम आपसे उन्हीं तथ्यों और तर्कों के आधार पर यह बात भी रखना चाहते हैं कि आपने जैसे कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की चीजें कर सकती है। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं जिस पे हमने
वर्षों तक, पिछले 30 वर्षों में, 35 वर्षों में मैं पत्रकारिता करते हुए भी इस चीज को महसूस करता रहा। हम आप सब मिलके लिखते पढ़ते रहे, आप एक्टिविस्ट के रूप में मैदान में इसको लेके स्ट्रगल भी करते रहे हैं कि हमारे यहाँ के जितने संसाधन हैं, कोयला है या और जो फॉरेस्ट है या बाकी चीजें हैं, उसके सहारे जो लदान के कीर्तिमान और उत्पादन के कीर्तिमान तो यहाँ की संस्थाएं बना लेती हैं, लेकिन कभी सुविधाओं का कीर्तिमान नहीं बन सका है। क्या आपको भी ये चीज लगती है? उसमें स्वास्थ्य सुविधा भी शामिल है। देखिए, ये मैं बहुत बड़ी बात आपने छेड़ी है और ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिन क्षेत्रों को संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्य भी हैं, उन राज्यों को उसके बदले में क्या मिल रहा है? ये बहस का भी आज विषय नहीं है कि भू विस्थापितों को रोजगार नहीं मिला, क्योंकि उसका रिकॉर्ड तो बहुत खराब है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो मिनिमम चीज हो सकती थी, वो मिनिमम चीज ये हो सकती थी कि ये सारे केंद्रीय संस्थान जो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके या तो रेल चला रहे हैं, या कोयला बेच रहे हैं, या बिजली बना रहे हैं, ये सभी संस्थान स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने में और उत्कृष्ट करने में अपना योगदान देते। आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1956 में जब स्टील प्लांट भिलाई का लगना शुरू हुआ और 60 के दशक में जाके कंप्लीट लग पाया, भिलाई में जो सेंट्रल हॉस्पिटल 500 बेड का है, वो एक समय छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल था। हाँ, सेक्टर 9 हॉस्पिटल एकमात्र उम्मीद की किरण था। अब तो रायपुर में एम्स भी हो गया है, रायपुर में से मेकाहारा भी बड़ा है और भी बहुत हॉस्पिटल हो गए। लेकिन ये जो परिपाटी थी कि जो सार्वजनिक उपक्रम हैं केंद्र सरकार के, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषकर और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान अवश्य देंगे, ये परिपाटी का पालन पिछले 20 सालों में नहीं किया गया है। आप ये देखिए कि भारतीय रेलवे 2003 तक भारतीय रेलवे का बिलासपुर डिवीजन था, तो पुराने समय की परिपाटी के हिसाब से यहाँ डिवीजन स्तर का 100 बेड का अस्पताल था, जो डिवीजन के लिए पर्याप्त था। लेकिन 2003 में भारतीय रेलवे ने इसे जोन बना दिया, और ऐसा जोन जो सबसे ज्यादा आय देने वाला जोन है। 2019 में ही इसकी आय जो है 23,500 करोड़ रुपए थी। ऐसे जोन ने, इसका पहला काम था कि ये रेलवे के अस्पताल को सेंट्रल हॉस्पिटल के लेवल का कन्वर्ट करता, जैसा कि गार्डन रीच में है 350 बेड, ईस्टर्न रेलवे का है 450 बेड, और सारे पुराने जोन में बड़े बड़े अस्पताल हैं। वो काम इन्होंने नहीं किया। इन्होंने केवल एक बोर्ड बदला और मंडल चिकित्सालय को लिख दिया केंद्रीय चिकित्सालय, और 100 की जगह बेड को किया 125, और आज तक उसमें कोई मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी सेवा नहीं है। और ये हजारों करोड़ रुपए बिलासपुर से कमाने के बाद आज रेलवे हाथ खड़ा कर रही है। हाई कोर्ट की हियरिंग में उसने हाथ खड़ा कर दिया कि हम यहाँ व्यवस्था नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ स्टाफ सुविधाएं नहीं है। आप जान के आश्चर्य होगा रुद्र जी, हम अजमेर जैसी रेलवे डिवीजन में 280 बेड का हॉस्पिटल है। आपको मैं विभिन्न जोन का तुलना करूंगा तो 1221 बेड है गार्डन ईस्ट, साउथ ईस्ट रेलवे में, टोटल हॉस्पिटल जितने हैं उसके। लगभग सारे पुराने जोन में 1000 से 1500 बेड हैं। नए जोन जो बने हैं उसमें भी इलाहाबाद में 500 से ऊपर है, 400 के लगभग बेड जबलपुर WCR में है। दूरी के हिसाब से सबसे छोटा जोन है भुवनेश्वर जोन, ईस्ट कोस्ट रेलवे, जिसकी टोटल रूट लेंथ है 2100 किलोमीटर। हमारी रूट लेंथ 2500 किलोमीटर है। 2100 किलोमीटर वाले रूट लेंथ में उनके पास 380 बेड है विभिन्न हॉस्पिटल में। और जो ACCR का हॉस्पिटल है, जो टोटल बेड बताते हैं, ये 250 बेड है। अब आप ये सोचिए कि यहां इनको केवल कोयला ढोने, माल चलाने के अलावा पैसेंजर ट्रेन भी ये चलाना नहीं चाहते थे, डबल किराए में चला रहे हैं हाई कोर्ट के दबाव के बाद। तो ये जो इनका रवैया है, ये पूरी तरह इस तरीके का है, औपनिवेशिक रवैया, नजरिया है।
कि पहले लंदन वाले भारत को कॉलोनी ट्रीट करते थे, अब दिल्ली छत्तीसगढ़ को और बिलासपुर को कॉलोनी ट्रीट कर रही है। ठीक बात है। इसके बाद अब आप आइए एसीसीएल के तरफ। एसीसीएल का प्रोडक्शन 90 के बाद तेजी से बढ़ते गया, लेकिन साथ ही साथ आर्थिक उदारीकरण का दौर आया। इन्होंने कहा कि अब अस्पताल नहीं बनाना है। ये जो इनकी भूमिका है इसको उन्होंने छोड़ दिया। आज एसीसीएल प्रति वर्ष लगभग 4000 से 5000 करोड़ रुपए कमा रही है। 2009 से हर साल बोलते हैं कि हम मनेंद्रगढ़ में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे। अरे बिलासपुर नहीं बना रहे हो मत बनाओ, कोरबा नहीं बना रहे हो मत बनाओ, मनेंद्रगढ़ बना दो। ठीक बात है। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम बनाएंगे, एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। आज 10 साल से ऊपर हो गया, एसीसीएल के उस ना मेडिकल कॉलेज का पता है ना उस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का पता है। जी ठीक बात। अब आप एनटीपीसी पे आओ। एनटीपीसी 3000 मेगावाट प्लांट चला रही है, 50 पैसे पर यूनिट भी कमाती है, तो एक साल में 800 करोड़ रुपए कमाती है एक प्लांट। उतना ही बड़ा कोरबा में है, उतना ही बड़ा रायगढ़ में लग रहा है। ये तीनों जगह ये 300 बेड का हॉस्पिटल बना सकते हैं। 300 बेड के हॉस्पिटल की पूरी इक्विप करने के बाद कॉस्ट है लगभग 700-800 करोड़ रुपए। क्या ये खर्च नहीं कर सकते? ये बिल्कुल खर्च कर सकते हैं, लेकिन इन पर ना जनता का कोई दबाव है, ना जनप्रतिनिधियों का कोई दबाव है, और मैं तो कहूंगा राज्य सरकार को भी इनका पानी बंद कर देना चाहिए। ये इतने बड़े बड़े संस्थान हैं, क्या ये भिलाई हॉस्पिटल के जैसा, सेक्टर 9 हॉस्पिटल के जैसे एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना सकते? बिल्कुल ठीक बात है। आज हमारे यहाँ दुर्ग में और बिलासपुर में ऑक्सीजन बेड का क्राइसिस है। रायपुर में तो राजधानी होने के कारण सुविधा हो गई, और आज पता नहीं है, हो सकता है कल मरीज बढ़ जाए। यही तो सबसे बड़ी चिंता है हमारे इस चर्चा की। सबसे बड़ी चिंता वही है। हो सकता है कि कल रायपुर में भी आपको बेड ना मिले, उस स्थिति में क्या होगा? तो ये देखते हुए मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हजारों लाखों करोड़ रुपए जिस जमीन से आप कमा रहे हो, वहां के लोगों के लिए जो आपका नजरिया है वो कहीं से भी क्षम्य नहीं है। ठीक बात है। वो आपने जो इन तथ्यों के साथ में ये बातें आंकड़ों के साथ में सामने रखी कि पूरे रेलवे की, एनटीपीसी की, एसीसीएल की क्या स्थिति है। हम यहीं पर की बात करें, अगर उत्तर छत्तीसगढ़ में बिलासपुर सहित जांजगीर चांपा, रायगढ़, जशपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़ और अभी नया बना जो गौरेला पेंड्रा मरवाही का जिला है, आप देखिए इस इलाके में रेल कॉरिडोर बना के संसाधनों को जितनी तेजी से निकाला जा सकता उसके लिए सारे इंतजाम हो रहे हैं। लेकिन इन इलाकों में जैसे गौरेला पेंड्रा मरवाही इलाका तो बहुत ही ऐसा है कि उसको चारों तरफ से कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है कि वहां पर कोई एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए। इस बारे में भी कभी सोचा नहीं गया, और रेल कॉरिडोर का काम होता है तो हम सब भी इसलिए ताली बजाते हैं कि चलिए यहाँ से और ज्यादा तेजी से उत्खनन होगा। हम मतलब जैसे हम गांव देहात के लोग ये बात बोलते हैं ना कि कोठी में जितना रखा है वो जितना निकाला जा सकता है निकाल लीजिए, लेकिन यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, इसके बावजूद सब चीजें चल रही है। क्या लगता है आपको इस सिलसिले में? कि मैं आपसे क्षमा मांगते हुए ये बताना चाहूंगा कि कम से कम मैं अपने आप को इसमें दोषी नहीं मानता, क्योंकि ये दोनों रायगढ़ रेल कॉरिडोर और पेंड्रा गेवरा रेल कॉरिडोर पे के मामलों को मैंने चुनौती दी है कोर्ट में, और वो मामले कहीं ना कहीं पेंडिंग है। मैंने यही कहा है कि ये इस पूरे इलाके के संसाधन को केवल दोहन के लिए बनाया जा रहा है, इसका आम जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये आप ये देखिए कि 5500 करोड़ रुपए का गेवरा पेंड्रा कॉरिडोर है, तो क्या गेवरा पेंड्रा कॉरिडोर बनाते हुए जिसका कि रेट ऑफ रिटर्न, रेलवे जब लाइन बनाती है तो रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करती है, रेट ऑफ रिटर्न इन प्रोजेक्ट का है 20% से ऊपर। 5% से ऊपर को प्रॉफिटेबल माना जाता है, 20% तो मतलब सोना बरस रहा है। इस लाइन से सोना बरसेगा रेलवे के पास। इतने बड़े, इतने लाभदायी प्रोजेक्ट के साथ क्या हम 2 ITI, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज और एक बड़ा मेडिकल कॉलेज साथ में नहीं जोड़ सकते? कि हम जमीन तभी देंगे, यहाँ ये तभी बनेगा जब तुम ये करोगे। ये इस तरीके का जब तक हम लोग जो विकास का जो मॉडल हम लोगों ने दिमाग में है, सड़क बना दो, हाईवे बना दो, उसमें
आप ये भी कर दीजिए कि रेल भी बना दीजिए, सब करिए, सब जगह से हमके हमारे संसाधन उठाइए, बदले में हमको क्या मिल रहा है, इसकी सोच की बहुत कमी है। ये बहुत दुख का विषय है। रुद्र जी, जो बात मैं एक और कहना चाहता हूं वो ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लगभग 20 पावर प्लांट हमने 1000 मेगावाट या ज्यादा बड़े हम लोगों ने लगाए। बहुत सारे स्पॉन्ज आयरन स्टील प्लांट हम लोगों ने लगाए। किसी के एमओयू में ये शर्त नहीं है कि उनको एक मिनिमम स्कूल और हॉस्पिटल शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए बनाकर देना है और मेंटेन करना है। आप ये सोचिए कि 1000 मेगावाट का पावर प्लांट 4 से 5000 करोड़ में लगता है, तो जो संस्थान 4000 5000 करोड़ रुपए लगा सकती है, क्या वो संस्थान 100-200 करोड़ लगा के एक हॉस्पिटल आपको 100 बेड का बना के नहीं दे सकती? बिल्कुल। क्या आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 50 बेड का बना के नहीं दे सकती? तो ऐसे तो इतने इंडस्ट्री यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन इनकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर क्या होता है कि ये फंड देते हैं और ब्यूरोक्रेट को ये सूट करता है कि पैसा कैश में आए। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा काइंड में ना आए, पैसा कैश में आए, और वो अपने हिसाब से उसको कहीं पर नलकूप खोदने में, कहीं पर पाइप लगाने में, कहीं पे एक बिल्डिंग बनाने में अपने हिसाब से खर्च करे। क्योंकि वो जो पूरा खर्चे का सिस्टम है उसमें जाहिर बात है, अब बताने की जरूरत नहीं है, 25 से 30% कमीशन हर जगह पर जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, इस पूरी की पूरी व्यवस्था पर इस कोरोना महामारी ने एक बड़ा सवालिया निशान लगाया है। आप ऊपर से शुरू करिए, केंद्र के द्वारा हेल्थ के बजट का अलोकेशन से अगर शुरू करते आए और आखिर में यहाँ नीचे पहुंचे कि हम क्या क्या चीजें स्वास्थ्य के लिए मिनिमम करा सकते थे और नहीं करा पाए। निश्चित रूप से आपने जो बातें रखी हैं वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं एक चीज कह रहा था कि क्या अभी आपको लगता है एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में कि तात्कालिक रूप से फौरी तौर पर आज जैसे हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि हमारे पास जो है वो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अभी कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ये पिकअप पर कब जाएगा और कब इस पर हम रोक लगा सकेंगे, और मुमकिन है कि बहुत जल्दी इस पर वो हो, मतलब रोक लगेगी और हम सब इस संकट से उबर जाएंगे, सबकी उम्मीदें हैं। फिर भी तात्कालिक रूप से इस तरह के जो संस्थान है जो हमारे यहाँ से हमारे तमाम रिसोर्सेज का दोहन करते हैं, हम उनसे किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं कि वो क्या उनको करना चाहिए? देखिए, कल ही एक खबर थी कि सेना ने जर्मनी में बात की है और 1 हफ्ते के अंदर 30 या 40 ऑक्सीजन प्लांट आ रहे हैं और 15 दिन के अंदर तैयार होके लग जाएंगे। आप ये सोचिए कि एससीसीएल के पास, रेलवे के पास, एनटीपीसी के पास अपना फायर ब्रिगेड है। तो फायर ब्रिगेड इसलिए खरीदते हैं कि हम आपात स्थिति में आग को बुझाएं। ऑक्सीजन से बड़ी कोई आपात स्थिति है? क्या ये ऑक्सीजन के जो क्रायोजेनिक सिलेंडर हैं ये इंपोर्ट नहीं कर सकते? क्या ये बना बनाया ऑक्सीजन प्लांट ला के यहाँ 4 हॉस्पिटल में फिट नहीं करा सकते? क्या ये ऑक्सीजन के जो छोटे सिलेंडर वाले बेड वाले हॉस्पिटल खड़े कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली खड़ा कर रहा है? दिल्ली में 200-200 हॉस्पिटल, 300-300 बेड के हॉस्पिटल खड़े हो रहे हैं, तो इनके जो कम्युनिटी हॉल है क्या ये वहां इक्विप नहीं कर सकते? ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तात्कालिक भी की जा सकती हैं। 200 वेंटिलेटर खरीद के तुरंत दे सकते हैं, 500 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के तुरंत दे सकते हैं, लेकिन ये सब करने के लिए भी इनके पास कोई सोच नहीं है। और यही बहुत दुख का विषय है कि आप जिस इलाके में काम कर रहे हैं, जहां से पूरी संपदा बना रहे हैं और कमा रहे हैं, उसके लिए आपका कोई भी पॉजिटिव रवैया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। निश्चित रूप से सुधीर जी, आपने पूरे विस्तार से सारी बातें रखी हैं। मैं समझता हूं कि ये बात उन जिम्मेदार, व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए कि वे अभी जो कर सकते हैं वो करें, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और चूंकि वो हमारे संसाधनों के साथ जुड़े हुए हैं, तो जिन संसाधनों का वो उपयोग कर रहे हैं उसके एवज में कम से कम उन्हें तात्कालिक रूप से ये सब करना चाहिए। और आपने हमारे लिए समय दिया और इतने विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए सुदीप जी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
बहुत बहुत आभारी हूँ रुद्र जी। और आखिरी एक ही चीज कहना चाहूंगा बोलिए। कि अब समय आ गया है कि इस चीज को देख करके क्या हालात है, इन संस्थानों के खिलाफ जन आंदोलन भी खड़ा करने की जरूरत है, और जो आगे जाके किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। आपका बहुत बहुत पुनः आभार, और हमारे दर्शकों का भी आभार। फिर होगी किसी मेहमान के साथ धन्यवाद। मुलाकात। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।